Morning everyone. Good morning Diksha. Good morning Soumya. Good morning Reshma. Good morning Tanu. Good morning Kashish. Good morning Ajay. Good morning Sanjana. Good morning Anjali. Good morning Akhila. Good morning Shivani. Good morning Kamini. Good morning Kashish. चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो कल जो है हमने पीवी बाई आरटी का ग्राफ देखा था प्रेशर के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो अब जो है हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है। तो ये जिस पे चैप्टर बेस्ड है। ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मतलब ये है कि जब हम काइनेटिक थ्योरी पढ़ते हैं गैसेस के बारे में, जो आइडियल गैसेस होती है उसकी जो काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसके क्या क्या पॉस्टुलेट्स हमको पहले से मान के रखने पड़ते हैं कि गैस आपकी इस तरीके की होनी चाहिए, तभी आप काइनेटिक थ्योरी जो है उस पर लगा सकते हो। ठीक है। तो वो जो पॉस्टुलेट्स हैं उनको हम वन बाय वन करके देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो गैस में किसी भी एक पर्टिकुलर गैस में हम लोग मानकर चलते हैं, जिसके बिहाफ पे फिर हम काइनेटिक थ्योरीज पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि गैस इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो ये तो बेसिक सही पॉइंट है। तो जो भी गैस अगर हम कंसिडर कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करने के लिए उस पे, तो वो जो है एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, same gases are identical in all respects. Mass, shape and size. ठीक है। तो अगर हम कोई भी एक पर्टिकुलर गैस ले रहे हैं एंड उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, तो जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो सारे एक जैसे होंगे। चाहे वो मास की अगर हम बात करें तो मास उनका एक जैसा होगा सबका, शेप उनकी एक जैसी होगी और साइज भी उनका एक जैसा होगा, अगर वो किसी पर्टिकुलर एक गैस के मॉलिक्यूल है। थर्ड पॉइंट है मोशन के बारे में। मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली इन random motion along a straight line. ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किधर भी मूव कर सकते हैं। ठीक है। वो उनको पूरा फ्रीडम है कि किधर भी वो मूव कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं
तो उसमें हम सिर्फ ये कंसीडर कर रहे होते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स आपके मूव कर रहे हैं वो अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि हम गैस के मॉलिक्यूल के रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन को कंसीडर नहीं करते, ठीक है? रोटेशनल मोशन का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल है, वो लाइक अपने एक्सिस पर इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, और वाइब्रेशन का मतलब है कि कोई मॉलिक्यूल इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन पे क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। तो ऐसे 2 टाइप के मोशन को कंसीडर ना करके और सिर्फ हम एक टाइप के मोशन को कंसीडर करते हैं, जो कि होता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है? और इसी मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। कोई भी मोशन अगर किसी भी पार्टिकल का किसी एक लाइन के अलोंग होता है, तो उस पर्टिकुलर मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। तो जो यहाँ पर हम मोशन कंसीडर करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के लिए, वो सिर्फ वो वाला कंसीडर करते हैं जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है, ठीक है? तो ट्रांसलेशन मोशन जो है वो आपका कहाँ कहाँ पर हो सकता है? अगर मान लो मैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता हूँ, जहां पर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो इधर जा सकता है, ठीक है? ऊपर जा सकता है, ये इधर जा सकता है। तो आप देख सकते हो 3 एक्सिस में जो है मॉलिक्यूल ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है। या तो वो एक्स एक्सिस में जाएगा, या फिर वो वाई एक्सिस में जाएगा, या फिर वो जेड एक्सिस में जाएगा। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कंसीडर करते हैं, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है कि जितने एक्सिस पर ये अपना मोशन कर सकता है, तो टोटल 3 एक्सिस हैं अगर हम खाली स्ट्रेट लाइन मोशन को कंसीडर करते हैं। तो ट्रांसलेशन मोशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी गैस मॉलिक्यूल की 3 कंसीडर कर सकते हैं। इसका मतलब है कि 3 एक्सिस में जो है ये पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकता है, ठीक है? तो ये हमें जो है कंसीडर करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, all all the collisions of gas molecule all the collisions of gas molecules among themselves and wall of container among themselves and wall of container is elastic in nature, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी कोलिजन्स होंगे किसके, गैस मॉलिक्यूल के, चाहे वो गैस मॉलिक्यूल के खुद से आपस में हो, या फिर जिस कंटेनर में गैस ने स्पेस को ऑक्यूपाई करा है उस कंटेनर के वॉल के साथ हो, ठीक है? तो गैस मॉलिक्यूल या तो अपने साथ ही आपस में टकरा रहे हैं, या फिर जो कंटेनर में वो प्रेजेंट है उस कंटेनर की वॉल के साथ वो टकरा रहे हैं। तो वहां पर जितने भी नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे वो इलास्टिक इन नेचर होंगे। अब इलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है कि उनका जो कोई भी अगर आप मॉलिक्यूल ले रहे हो, ठीक है? तो उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो उसके फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है? यानी कि कोलिजन से पहले जितना भी मोमेंटम था, अगर मान लो दो मॉलिक्यूल जो है कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलाइड करने से पहले उनका जो दोनों का मोमेंटम था उतना ही मोमेंटम रह जाएगा कोलिजन के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पहली कंडीशन ये है। और उसके बाद इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की, वो उसके फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो ये दो पर्टिकुलर ऐसी कंडीशन है जो ये डिफाइन करती है कि इनका जो कोलिजन है वो किस तरीके का होगा, आपका इलास्टिक इन नेचर होगा, ठीक है? कि इनिशियल मोमेंटम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल का वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली वो आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है? तो ये आपका फोर्थ पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेशर ऑफ गैस is due to collisions of molecules with wall of container, ठीक है? तो गैस का जो भी प्रेशर होगा, मतलब अगर गैस किसी कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है
और हम ये बताना चाहते हैं कि भाई इस कंटेनर के अंदर इस गैस का कितना प्रेशर है। तो वो जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, वो कोलिजन की वजह से होगा जो गैस मॉलिक्यूल कर रहे होंगे कंटेनर की वॉल के साथ। यानी कि कंटेनर में अगर गैस प्रेजेंट है, ठीक है, तो अगर मान लो कि ये कोई कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर जो है गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या कर रहे होंगे, गैस के मॉलिक्यूल अभी हमने पढ़ा ये सारे क्या होंगे, रैंडम मोशन में होंगे। तो जो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल आके इसकी वॉल से टकरा रहे हैं, ठीक है, ये जो कंटेनर है कंटेनर की वॉल से जो है ये टकरा रहे हैं। तो इस कंटेनर के वॉल से टकराने की वजह से ही क्या होगा, यहाँ पर गैस का प्रेशर डेवलप होगा। तो जितना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, उतनी तेजी से क्या है ये वॉल पर जाके टकराएंगे और उतना ही ज्यादा क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये जो है आपका क्या हो गया, प्रेशर और गैस की बात हो गई। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि है कि प्रेशर ऑफ द गैस जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया का मतलब अगर आप मीटर स्क्वायर ले रहे हो, तो 1 मीटर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे होंगे या नंबर ऑफ कोलिजन हो रहे होंगे मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये वाला पॉइंट ये कहता है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का उतना ज्यादा वहां पर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास में। ठीक है, और इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि गैस का नेचर किस तरीके का, यानी कि गैस जो है वो कौन सी वाली है, चाहे वो ऑक्सीजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, या क्लोरीन गैस है। तो इस चीज पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर भी कौन सा होना चाहिए, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि टेम्परेचर जो है वो आपका केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, ये जो होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा इन केल्विन। ठीक है, और अगर टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन, अगर टेम्परेचर मान लो 0 केल्विन हो जाता है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो हो जाता है, इस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं, तो इस पर्टिकुलर मोमेंट पर काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर अगर 0 केल्विन हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब है कि वहां पर कोई भी मोशन पार्टिकल्स में नहीं हो रहा होगा। ओके, तो ये जो है आपका इसका 6 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल is negligible when compared to
वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो भाई अगर आपके पास कोई भी गैस प्रेजेंट है तो उसका जो खुद का एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्युपाइड। यानी कि आपने क्या है, स्पेस अगर दे दिया है किसी गैस को ऑक्युपाई करने के लिए, तो वो गैस जो है वो पूरे स्पेस में ऑक्युपाई कर जाएगी। ठीक है, यानी कि मान लो अगर आपके पास इतना बड़ा कंटेनर है, ठीक है, तो इसमें अगर आप कोई भी गैस डालते हो तो गैस के मॉलिक्यूल चारों तरफ जितना भी यहाँ पर स्पेस दिया होगा वो सारे के सारे स्पेस में फैल जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम इनके पास अवेलेबल होता है उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर आप गैस का मॉलिक्यूल मतलब गैस का अगर क्या देखोगे, एक्चुअल वॉल्यूम देखोगे, यानी कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं इन मॉलिक्यूल को अगर आप पास पास लाकर बिठा देते हो, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, इतने पास पास अगर ये आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम देखोगे, यहाँ पर टोटल जो एक्चुअल वॉल्यूम है यहाँ पर गैस का, ये वी एक्चुअल है, मतलब एक्चुअल वॉल्यूम जो गैस का है, और ये ऑक्युपाइड वाला है। तो ऑक्युपाइड वाला जो है काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्चुअल वॉल्यूम। एक्चुअल वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, लगभग लगभग नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो ये भी जो है इसकी प्रॉपर्टी होती है जो हमें माननी पड़ती है अगर हम काइनेटिक थ्योरी अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, देयर इज नो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी को अप्लाई करने के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो भी गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके अंदर जो है आपस में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी गैस इस कंटेनर में सपोज प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो मैं दो मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ, तो ये जो दो मॉलिक्यूल हैं ये आपस में एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं खींच रहे होंगे, हम ऐसा मान कर चलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मॉलिक्यूल्स का जो खुद का मास है वो नेग्लिजिबल मास है। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगना जो है बहुत ही मतलब ये है कि फालतू की बात है ये सोचना कि इनके बीच में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता तो इसका मतलब क्या होता कि हम कंसिडर कर रहे होते कि भाई इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो कि इनके मास की वजह से। तो मास तो इनका बहुत ही कम होगा, इसका मतलब क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इनका ना के बराबर होगा या होगा ही नहीं। तो हम ऐसा सीधे सीधे कह देते हैं कि भाई इनके बीच में क्या है, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो जो भी गैस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे पास कंटेनर में, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी का कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर गैस के अंदर प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम ये मान के चले, पहले तो हमने ये चीज मानी कि भाई दूसरे मॉलिक्यूल की वजह से उस पर कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, और ना ही अब हमने इस वाले पॉइंट में कह दिया कि ना ही यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्थ कोई भी फोर्स लगाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि वो फ्री ऑफ एनी मतलब एनी अट्रैक्टिव इंट्रैक्शन है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी जो है अट्रैक्टिव फोर्स लगाने की कोशिश यहाँ पर नहीं कर रहा, ना ही अर्थ कर रही है और ना ही उसके साथ वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 10th वाला, वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर टाइनी रिजिड स्फीयर्स ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वाला भी एक पॉइंट है जो ये कहता है कि भाई जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के वो छोटे छोटे रिजिड स्फीयर्स होते हैं जिसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। मतलब
अगर आप गैस का वॉल्यूम ले रहे हो तो भाई गैस का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जिस कंटेनर में आपने गैस लिया है उसका वॉल्यूम ही गैस का वॉल्यूम हो जाएगा, टोटल ऑक्यूपाइड वॉल्यूम। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम की बात करें तो वो ना के बराबर होता है, यानी कि नेग्लिजिबल होता है। और हम सारे मॉलिक्यूल को टाइनी रिजिड स्फीयर्स की तरह मानकर चलते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे छोटे रिजिड, रिजिड का मतलब कि कठोर हैं वो, ठीक है, वो उनमें हम शेप चेंज उनकी नहीं कर सकते। और स्फेयर का मतलब कि स्फेरिकल इन शेप है। तो इनका जो शेप है टाइनी रिजिड स्फेयर हम मान के चलते हैं जो भी आपके गैस के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है कि एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या, जीरो केल्विन टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स। तो ये तो हमने ऊपर भी पढ़ ही लिया वैसे, ठीक है। मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो ये हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, यहाँ पर भी पढ़ लिया। और आपको ये भी सोचना है कि भाई अगर मॉलिक्यूलर मोशन यहाँ पर रुक जाएगा यानी कि काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल की जीरो हो जाएगी, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल अब इधर उधर भाग नहीं रहे, यानी कि एक जगह पर आके क्या हो गए, फिक्स हो गए। और अभी हमने ऊपर पढ़ा कि किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो अगर नेग्लिजिबल वॉल्यूम किसी भी पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल का होता है और सारे मॉलिक्यूल अगर रुक जाएंगे तो उनका वॉल्यूम ओवरऑल भी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, वॉल्यूम किसी भी गैस का नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सारे आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट्स थे जो आपको ध्यान रखने हैं, और इस पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन इस पे ऐसे आ सकता है कि आपको चार पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एंड उनमें से पूछा जाएगा कि विच ऑफ दीज पोस्टुलेट्स इज फॉलोड फॉर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि इनमें से कौन सा वाला गलत है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अच्छा ये बता दो, इतना क्लियर हो गया आपको? यस सर। यस सर। यस सर। सर ये 6 वाला पॉइंट एक बार बता दो। 6 वाला, 6 वाला तो यही है ना कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है। और टेम्परेचर भी आपको कौन सा मानना है, केल्विन वाला मानना है, सेल्सियस वाला नहीं मानना है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये है कि गैस का जो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, यानी कि जो भी केल्विन में हम उसका मेजरमेंट करेंगे वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का, इसका मतलब है कि उसमें उतनी ज्यादा हीट प्रेजेंट होगी। और हीट एनर्जी अगर प्रेजेंट होगी तो उसका मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल के अंदर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई अगर आप गैस को हीट ज्यादा दोगे, उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो और तेजी से मोशन करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पानी जब ठंडा होता है तो एकदम लाइक शांत रहता है, स्टेशनरी रहता है, ठीक है। लेकिन अगर आप पानी को धीरे धीरे गर्म करने लग जाओ और उबालने लग जाओ, उसको बॉईल करने लग जाओ, तो पानी के मॉलिक्यूल जो है ऊपर नीचे क्या करने लग जाते हैं, बहुत तेजी से मोशन करने लग जाते हैं। और फिर आपको बबल्स वगैरह भी उसमें दिखाई देते हैं। तो पानी जो है बहुत तेजी से लाइक मोशन करने लग जाता है, उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो यही मतलब है कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसी भी गैस की बढ़ जाएगी। तो अब इसमें नेक्स्ट है यहाँ पर काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। ऊपर हमने पहले आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, अब हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन का मतलब है काइनेटिक कहीं पर भी अगर टर्म आ गया तो इसका मतलब है हम उसके रिलेटेड टू मोशन बात करना चाह रहे हैं या रिलेटेड टू वेलोसिटी हम उसकी बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन का मतलब है कि ये जो इक्वेशन हम पढ़ेंगे इसमें क्या आएगा, वेलोसिटी आएगी, ठीक है। तो ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है इसका एक्सप्रेशन हम बस देखने वाले हैं। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू 1/3 m कैपिटल N
यू आर एम एस अपॉन वी। ठीक है, यू आर एम एस का स्क्वायर भी है यहाँ पर, और ये है वी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका काइनेटिक गैस इक्वेशन का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, इसके बेसिस पर आपसे कोई भी वेरिएबल निकालने को पूछा जा सकता है। तो इसमें देख लेते हैं कौन सी क्या चीज है। तो P जो है वो आपका क्या है, प्रेशर ऑफ द गैस है। ठीक है, और ये पास्कल में ही होगा। और स्मॉल m जो है वो है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कल वो डेंसिटी वाला एक्सप्रेशन पढ़ा था PM/RT करके, और उसके बाद हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लेके आए थे, तो वहां पर भी हमने स्मॉल m देखा था, क्या था वो, था मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी स्मॉल m जो है वो क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस है। कैपिटल N जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो गैस के होंगे उसको हम n से डिनोट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद V जो है यहाँ पे वो है आपका वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, और URMS जो है, URMS, ठीक है, URMS का मतलब क्या है, U का मतलब हम वेलोसिटी डिनोट कर रहे हैं, और RMS का मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आपको कोई गैस यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, ये मान लो कोई कंटेनर है, एंड इस कंटेनर में गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मान लो ये 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इनका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर मेरे को पता है कि भाई ये गैस है, इस गैस के अंदर कितने टोटल मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, तो 4 मॉलिक्यूल के अलग अलग जो वेलोसिटी होगी, मान लो मैं कह देता हूँ ये जो मॉलिक्यूल है इसकी वेलोसिटी 1 है, इसकी वेलोसिटी मान लो 2 है, इसकी वेलोसिटी मान लो 3 है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी भी 2 है। तो चारों की मेरे को मान लो अलग अलग वेलोसिटी पता है, उनके रिस्पेक्टिव अलग अलग डायरेक्शन में। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आप उसका स्क्वायर करोगे, फिर आप उसका मीन निकालोगे, और फिर आप उसका क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 4 मॉलिक्यूल है और उनकी वेलोसिटी V1 V2 V3 और V4 ऐसे करके दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसका स्क्वायर कर दिया। अब मीन निकालने का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज, यानी कि टोटल जितनी क्वांटिटी है उसको उतने ही नंबर से डिवाइड कर दो। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल वेरिएबल्स मतलब टोटल वेलोसिटी कितनी है, 4 है, तो हम इसको क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या कर दिया हमने, पहले हमने स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के बाद उसको ऐड करा, ऐड करने के बाद उसका मीन निकाला, और जो भी ओवरऑल वैल्यू आएगी उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इस तरीके से जब हम ये वेलोसिटी निकालते हैं, ये एक एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है। तो इस वाली वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो ये सिर्फ यहीं पर देखने को नहीं मिलती, ये कहीं और जगह पर भी यूज होती है। ठीक है, जैसे हम 12th के सिलेबस में जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसको यूज करते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। तो वहां पे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जब पढ़ रहे होते हैं तो वहां पर हम आरएमएस वेलोसिटी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब कि आपने पहले स्क्वायर करा, फिर उसको ऐड कर दिया सबको, और उसके बाद उसका मीन निकाल दिया। मीन निकालने का मतलब क्या है कि जितने टोटल वेलोसिटीज दी गई हैं उतने ही नंबर से आप डिवाइड कर दो, और फिर क्या कर दो, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। तो इसे आप क्या कहोगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस कहोगे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास फॉर्मूला हो गया, P इज इक्वल टू 1/3 m इंटू एन यू आर एम एस का स्क्वायर अपॉन V। ठीक है, जहाँ पे P प्रेशर है, M क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, N आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और यू आर एम एस क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, उसका स्क्वायर करना है, और V यानी कि वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम कुछ और भी कर सकते हैं, इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक चीज लिख सकता हूँ कि फॉर
1 मोल ऑफ गैस, अगर मैं गैस का जो है 1 मोल कंसिडर कर रहा हूं, तो उसके लिए जो कैपिटल एन है, कैपिटल एन जो अभी हमने ऊपर इस वाले फॉर्मूला में देखा है वो क्या है भाई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये वाला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। और अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं तो ये जो एन है वो मेरा एन हो सकता है। एन का मतलब क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं 1 मोल की बात कर रहा हूं तो 1 मोल में मुझे पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं भाई, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो वैल्यू होती है इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। तो 1 मोल ऑफ गैस अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं तो वहां पर मैं कैपिटल एन को एन के बराबर लिख सकता हूं। तो इस तरीके से मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, P इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, P इज इक्वल टू 1/3, और उसके बाद ऊपर क्या है, M इंटू स्मॉल एम इंटू कैपिटल एन था, तो कैपिटल एन की जगह क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, और उसके बाद यू आर एम एस का स्क्वायर हो गया अपॉन कैपिटल वी हो गया, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरीके का बन गया। तो ये हमारा जो है यहाँ पर 1/3 है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का बन गया। और अब इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जो m इंटू एन आपको दिख रहा है, ठीक है, तो m इंटू एन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, m का मतलब क्या था, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और Na का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो आपके, मतलब Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, या 1 मोल ऑफ गैस में जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो एक मॉलिक्यूल का मास आपको पता है और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो 1 मोल के लिए, तो ये जो m इंटू एन आपको वैल्यू देगा वो कैपिटल M देगा। कैपिटल M का मतलब क्या होता है, मोलर मास। ये चीज हमने कल भी करी थी, ठीक है। तो m इंटू एन जो है वो क्या बन जाएगा, हमारा कैपिटल M बन जाएगा, जो कि मोलर मास ऑफ द गैस होगा। और ये आपका यू आर एम एस ही रहेगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, m इंटू एन जो है यानी कि मास ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वन गैस, ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और ये है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपको क्या मिल जाता है, कैपिटल M मिल जाता है, और कैपिटल M क्या होता है, मोलर मास होता है गैस का, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है आपको मिल जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन में थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 m इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर, ठीक है। तो v को जो है मैं उधर की तरफ ले गया लेफ्ट साइड में, और मेरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 इंटू एम इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस राइट वाली साइड में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 2/3, और ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2 कैपिटल M इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर। तो मैंने कुछ नहीं करा, बस ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर नीचे किसी भी एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली वो कैंसिल ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें एक एडवांटेज हो जाएगा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ये 2/3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये हाफ इंटू कैपिटल M इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर जो आप देख रहे हो, ये एक्सप्रेशन आपको कुछ कुछ कैसा दिख रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर बेसिकली होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। और ये कैपिटल एम का मतलब क्या है, कि कैपिटल एम मतलब मोलर मास है, और मोलर मास में हम क्या कंसिडर करते हैं, 1 मोल ऑफ गैस को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ गैस की जो यहाँ पर उसको हमने उसकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करा है, तो हमें ये 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो ये 1/2 कैपिटल एम इंटू यू आर एम एस का स्क्वायर, ये हमारा क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। तो ये हमारा जो है एक एक्सप्रेशन बन गया, और यहां से हम फिर काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, 3/2 इंटू पी इंटू वी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में मैंने क्या कर दिया, ये जो नंबर था 2/3 इसको दूसरी जगह दूसरी साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3/2 इंटू पी वी हो गया। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में यहाँ पर क्या हो जाती है, 3/2 इंटू प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाती है, ठीक है। और ये किसके लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है, फॉर 1 मोल ऑफ गैस।
तो फॉर 1 मोल ऑफ गैस जो है आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आ गया सभी को? यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है। चलो फिर ठीक है, अभी इतना ही करते हैं, फिर बाकी जो है देखते हैं, तो शाम को इसी को ख़त्म कर लेंगे। और मैं आपको आज वर्कशीट भेज दूंगा, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की प्लीज़ कोशिश करना, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ा सा रह गया है, उसको कंप्लीट करके फिर ये चैप्टर जो है आपका ख़त्म हो जाएगा। बाकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर कर लेना, मैं आपसे तब से कह रहा हूँ, और बाकी कुछ नहीं समझ आएगा उसमें तो पूछ लेना, ठीक है। उसकी रीडिंग कर लोगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह देख लोगे, तो आपको और अच्छे से थोड़ा क्लेरिफिकेशन यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप लीव कर सकते हो, फिर शाम को मिलते हैं।